नमस्कार, स्पोर्ट्स कैर में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आनंद श्रीवास्तव। देश और दुनिया की तमाम खेल खबरों पर चर्चा के लिए आज हमने अपने स्टूडियो में आमंत्रित किया है जानी मानी खेल पत्रकार मोना पार्थ सारथी जी को। मोना जी, कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है आपका। बहुत बहुत धन्यवाद। सभी श्रोताओं को नमस्कार। टेनिस, क्रिकेट और फुटबॉल के साथ साथ और भी ढेर सारी खेल खबरें हैं, लेकिन सबसे पहले हेडलाइंस। नोवाक जोकोविच ने एटीपी फाइनल्स में की जीत के साथ शुरुआत। वेस्टइंडीज के साथ 2020 और टेस्ट श्रृंखला के लिए न्यूजीलैंड टीम घोषित। बेल्जियम से हारकर इंग्लैंड नेशंस फुटबॉल लीग के फाइनल की रेस से हुआ बाहर और डस्टिन जॉनसन ने जीता मास्टर्स गोल्फ टूर्नामेंट का खिताब। सबसे पहले बात करते हैं टेनिस की। वर्ष का अंतिम टेनिस टूर्नामेंट एटीपी फाइनल्स इस समय लंदन में खेला जा रहा है। डेनियल मेदवेदेव ने एटीपी फाइनल्स के दूसरे दिन कल अलेक्जेंडर ज़्वेरेव को 6-3, 6-4 से हरा दिया। वर्ल्ड नंबर 1 सर्बिया के नोवाक जोकोविच ने अपने पहले दौर के मुकाबले में डिएगो श्वार्ट्जमैन को 6-3, 6-2 से मात दी। सर्बियाई खिलाड़ी ने 1 घंटा 18 मिनट में यह मुकाबला अपने नाम किया। जोकोविच की इस टूर्नामेंट में पहले मैच में यह लगातार 12वीं जीत है। वो इस टूर्नामेंट के पहले मैच में 2007 में शंघाई में ही केवल एक बार हारे थे। उम्मीद है कि जोकोविच इस बार खिताब जीतेंगे। बिल्कुल उम्मीद है। और दूसरी तरफ देखा जाए तो मेदवेदेव भी बहुत जबरदस्त फॉर्म में है। पिछले सप्ताह ही उन्होंने खिताब अपने नाम किया है और अलेक्जेंडर ज़्वेरेव को ही उन्होंने फाइनल में हराया था। यहां पहले दौर में उन्होंने बहुत एक तरफा जीत दर्ज की। उनके भी हौसले बुलंद होंगे और ये थोड़ा सा नॉस्टैल्जिया भी है कि लंदन में आखिरी बार हो रहा है ये टूर्नामेंट। अब अगली बार से ये इटली में तुरिन में होगा। 12 साल से इस जगह पर काफी यादें इन सभी खिलाड़ियों की जुड़ी हुई है और निश्चित तौर पर जोकोविच जो है वो साल की जो विदाई है वो जीत के साथ और नंबर 1 रैंकिंग बरकरार रखने के साथ ही करना चाहेंगे। जोकोविच और मेदवेदेव का सामना कल होना है। उधर डोमिनिक थिएम और राफेल नडाल ने भी अपने शुरुआती मुकाबले में जीत दर्ज की है। थिएम ने स्टेफानोस सित्सिपास को हराकर शानदार शुरुआत की, जबकि स्टार खिलाड़ी राफेल नडाल ने भी जीत के साथ आगाज किया। पिछले साल फाइनल में सित्सिपास के खिलाफ शिकस्त झेलने वाले थिएम ने O2 एरेना में हुए इस मुकाबले में 7-6, 4-6, 6-3 से मैच अपने नाम किया। उधर नडाल ने पहली बार टूर्नामेंट में खेल रहे आंद्रे रुब्लेव को हराने में अधिक मेहनत नहीं की। नडाल ने रूस के इस खिलाड़ी को सिर्फ 1 घंटे और 17 मिनट में 6-3, 6-4 से हराया। नडाल के लिए बेहद खास है, कभी जीत नहीं पाए हैं ये टूर्नामेंट वो। बिल्कुल। और अभी उनको पेरिस मास्टर्स में भी ऐसे ही हुआ था कि वो टूर्नामेंट भी उनके झोली में अभी तक आया नहीं है, वो खिताब भी। वहां उनको निराशा हाथ लगी। उस निराशा को वो जरूर यहां दूर करना चाहेंगे। और आप लाइनअप देखिए, सब चोटी के खिलाड़ी इस टूर्नामेंट में है। मास्टर्स टूर्नामेंट है, सीजन एंडिंग टूर्नामेंट है, तो रोचक जरूर होगा मुकाबला। और किसी के लिए भी मुझे लगता है चुनौती उतनी आसान नहीं होगी। सभी को यहां मशक्कत करनी पड़ेगी। एटीपी फाइनल्स में दुनिया के टॉप 8 खिलाड़ी खेलते हैं। रॉजर फेडरर चूंकि वो चोट के कारण बाहर हैं, इस कारण वो इस टूर्नामेंट में नहीं खेल रहे हैं। बेलारूस की आरियाना साबालेंका ताजा जारी WTA रैंकिंग में सेरेना विलियम्स को पीछे छोड़कर शीर्ष 10 में शामिल हो गई हैं। पिछले सप्ताह लिंज ओपन का खिताब जीतने वाली साबालेंका रैंकिंग में 10वें स्थान पर पहुंच गई हैं। ऑस्ट्रेलिया की एशली बार्टी पहले स्थान पर बनी हुई हैं। रोमानिया की सिमोना हालेप दूसरे और जापान की नाओमी ओसाका तीसरे स्थान पर हैं। सेरेना को 1 स्थान का नुकसान हुआ है, वो 11वें स्थान पर खिसक गई हैं। एक उपलब्धि, वैसे पहले भी टॉप 10 में रह चुकी हैं साबालेंका। बिल्कुल, लेकिन इस बार सेरेना को उन्होंने बाहर कर दिया टॉप 10 से। और सेरेना के लिए ये साल, वैसे ही इस साल में टेनिस बहुत कम हुआ है और उसमें भी वो कुछ खास प्रदर्शन कर नहीं पाई। और युवा खिलाड़ियों का रैंकिंग में ऊपर इस तरीके से आना, लगता है कि महिला टेनिस का ट्रांजिशन फेज शुरू हो चुका है, बदलाव का दौर है। हालांकि टॉप सीडेड जो टॉप रैंकिंग में एशले बार्टी बनी हुई है और जो शुरू की 4-5 खिलाड़ी होती हैं उनमें बहुत ज्यादा फर्क होता नहीं है। तो जब अगले साल टेनिस अपने पूरे जो नियमित टूर्नामेंट्स होते हैं, WTA टूर्नामेंट्स होंगे, ग्रैंड स्लैम्स होंगे, तब पता चलेगा कि अभी फैब 4 महिला टेनिस की कौन है। बिल्कुल, आने वाले समय में जब दर्शकों के साथ ये टूर्नामेंट्स आयोजित होंगे तब देखना दिलचस्प होगा कि जो नई खिलाड़ी हैं जिन्होंने अपने प्रदर्शन से प्रभावित किया है वो किस तरीके से प्रदर्शन जारी रखती हैं।
क्रिकेट की बात करें तो न्यूजीलैंड ने वेस्टइंडीज के खिलाफ 2020 सीरीज के लिए टीम का ऐलान कर दिया है। टिम साउदी को पहले 2 मैचों के लिए न्यूजीलैंड का कप्तान नियुक्त किया गया है। न्यूजीलैंड के नियमित कप्तान केन विलियमसन और ट्रेंट बोल्ट इस टीम का हिस्सा नहीं है। कॉलिन मुनरो को बिग बैश लीग के कारण टीम में शामिल नहीं किया गया है। न्यूजीलैंड ने 13 सदस्यीय टीम की घोषणा की है। पहले 2 मुकाबलों के लिए टिम साउदी को कप्तान बनाया गया है। इसके बाद अंतिम मैच के लिए उनकी जगह डग ब्रेसवेल लेंगे। इसके अलावा काइल जेमिसन की जगह स्कॉट कुगलेन को और रॉस टेलर की जगह मार्क चैपमैन टीम में आ जाएंगे। वेलिंगटन के बल्लेबाज डेवन कॉनवे को पहली बार 2020 टीम में शामिल किया गया है। बैट्समैन ग्लेन फिलिप्स की भी न्यूजीलैंड टीम में वापसी हुई है। वेस्टइंडीज के खिलाफ 2 टेस्ट मैचों की सीरीज के लिए भी कीवी टीम की घोषणा कर दी गई है। केन विलियमसन की अगुवाई में 13 सदस्यीय टीम का ऐलान किया गया है। टीम में कई प्रमुख खिलाड़ियों को जगह दी गई है और विल यंग भी इस टीम का हिस्सा होंगे। उनके जो कोच हैं गैरी स्टीड, उन्होंने कहा है कि हमारा फोकस वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप पर है और हम इसीलिए विलियमसन और बोल्ट को लिमिटेड ओवर के क्रिकेट में आराम दे रहे हैं। बिल्कुल, देखिए वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप दुनिया के हर कोच के प्राथमिकता में है इस समय और कोई भी जोखिम नहीं लेना चाहेगा। और वैसे भी खिलाड़ियों के आप नजरिए से भी देखें तो अभी अभी इंडियन प्रीमियर लीग इन्होंने खेला है। केन विलियमसन प्लेऑफ में तक पहुंचे थे, बहुत ही जबरदस्त उनका प्रदर्शन रहा है। आखिरी मैच में तो उन्होंने ही एक अर्धशतक बनाया था। ट्रेंट बोल्ट की हम बात करें तो फाइनल खेले हैं, मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर रहे हैं, जबरदस्त बॉलिंग लोड उनके ऊपर था। तो एक बायो बबल में इतने समय तक रहना, उसके बाद फिर बिना परिवार के साथ समय बिताए दूसरे बायो बबल में एंटर करना, तो दुनिया के जो चोटी के खिलाड़ी हैं विराट कोहली समेत, वो लगातार इस बात की चर्चा कर रहे हैं कि जो श्रृंखलाओं का कार्यक्रम है वो थोड़ा संक्षिप्त किया जाए, क्योंकि बहुत ही मानसिक रूप से थकाऊ होता है। आईपीएल में तो फिर भी परिवार साथ में थे बहुत खिलाड़ियों के, लेकिन अगर आप पूर्ण श्रृंखला खेलने जा रहे हैं, कितने समय आप उस बायो बबल में रह रहे हैं, आप सीमित ओवरों की श्रृंखला खेल रहे हैं, उसके बाद आप टेस्ट श्रृंखला खेल रहे हैं, स्टेक्स बहुत हाई हैं, जैसे कि आपने कहा वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के पॉइंट्स दाव पर है। तो ऐसे में मुझे लगता है कि ये एक अच्छा फैसला ही है, क्योंकि अगर आपका फोकस टेस्ट पर है तो उन्हें आराम देने का फैसला सही। और न्यूजीलैंड की टीम अच्छी है T20 क्रिकेट में, उनके पास बैकअप स्ट्रेंथ भी बहुत जबरदस्त है। विल यंग की आपने बात की, ऐसे कई युवा खिलाड़ी हैं जो भरपाई करने में काबिल है उसके। तो मुझे लगता है युवाओं के लिए भी एक अच्छा सुनहरा मौका है कि स्थापित गेंदबाजों की गैर मौजूदगी में उन्हें अपनी उपयोगिता साबित करने का मौका मिलेगा। पहला 2020 मैच 27 नवंबर को ऑकलैंड में खेला जाएगा। टीम साउदी पर जो भरोसा दिखाया है वो ऐसा लगता है कि केन विलियमसन अगर नहीं खेलते हैं टूर्नामेंट में तो उन पर कप्तानी का जो जिम्मा है आने वाले समय में दिया जा सकता है। देखिए बहुत ही अनुभवी खिलाड़ी है, बहुत ही समय से खेलते आए हैं और एक प्रूवन परफॉर्मर है न्यूजीलैंड के लिए। और जहां तक कप्तानी का सवाल है तो अनुभव बहुत मायने रखता है और इसी के मद्देनजर मुझे लगता है चयनकर्ताओं की ये सोच रही होगी कि वो केन विलियमसन की कमी टीम को महसूस ना हो, इसीलिए टिम साउदी को ये जिम्मेदारी सौंपी गई है। चलिए, इस टूर्नामेंट पर हमारी नजर बनी रहेगी और जैसे मुकाबले शुरू होंगे स्पोर्ट्स स्कैन के माध्यम से हम आपको अपडेट देते रहेंगे। अब बात कर लेते हैं ऑस्ट्रेलिया के बिग बैश लीग की। बिग बैश लीग वैसे तो दिसंबर में शुरू हो रहा है, लेकिन वहां कुछ ऐसे नए नियम बने हैं जिनके बारे में क्रिकेट प्रेमियों के बीच कौतूहल बना हुआ है। क्या है ये नए नियम, बता रहे हैं वीरेंद्र कौशिक। ऑस्ट्रेलिया के T20 टूर्नामेंट बिग बैश लीग में 3 नए नियम लागू किए गए हैं। 3 बड़े ही मजेदार नियमों को बिग बैश लीग में लागू किया गया है। पावर सर्ज, एक्स फैक्टर प्लेयर और बैश बूस्ट, ये 3 नए नियम बिग बैश लीग में लागू किए जाएंगे। 10 दिसंबर से इस बार बिग बैश लीग T20 टूर्नामेंट शुरू होगा। पावर सर्ज के दौरान बल्लेबाजी करने वाली टीम को 2 ओवर का पावर प्ले मिलेगा। ये 11वें ओवर के बाद लिया जा सकेगा। इस दौरान फील्डिंग करने वाली टीम सिर्फ 2 ही फील्डर सीमा रेखा पर तैनात रख सकती है। देखा जाए तो पहले मिलने वाले 6 ओवर के पावर प्ले में से 2 ओवर कम किए गए हैं। शुरुआत में 4 ही ओवर का पावर प्ले रखा गया है। एक्स प्लेयर फैक्टर के अंतर्गत 12वें और 13वें खिलाड़ी को पहली पारी में 10 ओवर तक किसी भी खिलाड़ी की जगह शामिल किया जा सकता है। बल्लेबाजी करने वाली टीम के पास ये अधिकार रहेगा कि अगर 10 ओवर तक किसी खिलाड़ी ने बल्लेबाजी नहीं की है तो उसे बदला जा सकेगा। यही नियम गेंदबाजी करने वाली टीम पर भी लागू होगा, लेकिन उसमें कोई खिलाड़ी 1 ओवर से ज्यादा गेंदबाजी नहीं किया हुआ होना चाहिए। 1 ओवर गेंदबाजी करने वाले गेंदबाज को बदला जा सकेगा। तीसरा नियम है बैश बूस्ट। इस नियम के अंतर्गत मैच के बीच में
दूसरी पारी में टीम को बोनस अंक दिया जाएगा। लक्ष्य का पीछा करने वाली टीम को 10 ओवर के खेल में पहली टीम के 10 ओवर के खेल में बनाए गए स्कोर से ज्यादा रन बनाने होंगे। अगर लक्ष्य का पीछा करने वाली टीम ऐसा नहीं कर पाती है तो फिर ये बोनस अंक फील्डिंग करने वाली टीम को मिलेगा। हर मैच में 4 अंक होंगे, जीतने के 3 अंक और बोनस का 1 अंक। पहले जीतने के 2 ही अंक होते थे। ये देखना दिलचस्प होगा कि इन नए नियमों से खेल कितना रोचक हो सकता है। वीरेंद्र कौशिक, स्पोर्ट्स स्कैन। मोना जी, T20 क्रिकेट की भी ऐसी ही शुरुआत हुई थी, प्रयोगात्मक पहले ये शुरू हुआ, फिर आईसीसी ने इसे मान्यता दी। इन नए नियमों को कैसे देखती हैं आप? देखिए, हर प्रारूप की शुरुआत कुछ ऐसे ही हुई है। जब वनडे क्रिकेट शुरू हुआ था तब भी लोगों ने उसे पजामा क्रिकेट कहा था, फिर उसके बाद T20 आया, और मुझे लगता है कि क्रिकेट की रोचकता बनाए रखने के लिए उसमें आपको लगातार परिवर्तन करते रहना जरूरी है। और जहां तक इन 3 नियमों का सवाल है तो मुझे लगता है ये मैचों को और रोचक ही बनाएंगे। जैसे पावर प्ले है, लगातार आप 6 ओवर का पावर प्ले ले रहे हैं तो एक मोनोटोनी सी बन जाती है उसमें, उसको आप तोड़ेंगे। वो 2 ओवर का पावर प्ले मैच चेंजिंग भी साबित हो सकता है बाद में। उसके बाद जो सब्स्टिट्यूशन का एक नया नियम है कि आप एक खिलाड़ी को 12वें या 13वें नंबर के जो खिलाड़ी हैं उनको उतार सकेंगे बीच में किसी खिलाड़ी की जगह पर, तो ये भी एक संतुलन बनाएगा कुछ बल्लेबाजी और गेंदबाजी के बीच में। और इससे जो फ्रिंज प्लेयर जिनको हम कहते हैं उनके लिए ये सुनहरा मौका है कि वो उस छोटे से पीरियड के लिए आकर कमाल कर सकते हैं और अपना दावा पुख्ता कर सकते हैं। उसके बाद बोनस अंक वाला जो नियम है कि 10 ओवर के अंदर आकलन किया जाएगा, तो इससे ये होगा कि T20 में आप देखते हैं कई बार पैचेस में टीमें अच्छा खेलती है, आखिरी के 5-6 ओवर में मैच का पासा पलट जाता है। जैसे आईपीएल में तो हमने अक्सर देखा है, खासतौर पे किंग्स 11 पंजाब के जो मैच होते थे आखिरी के ओवरों में पूरी कहानी बदल जाती थी। तो इसमें ऐसे में ऐसी टीम फायदे में रहेगी कि जिसने 10 ओवर तक लगातार अच्छा प्रदर्शन किया लेकिन बाद में मैच उसके हाथ से निकल गया, तो एटलीस्ट उसको 1 अंक तो मिलेगा बोनस का, चाहे वो मैच जीते चाहे वो हारे। तो मुझे लगता है ये देखना काफी रोचक होगा, क्योंकि बिग बैश में आप देखिए डेविड वार्नर नहीं खेल रहे हैं, स्टीव स्मिथ नहीं खेल रहे हैं, बड़े नाम गायब हैं। तो ऐसे में दर्शकों को, चाहे वो टीवी के ही दर्शक क्यों ना हो, उनको आकर्षित करने के लिए आपको कुछ न कुछ प्रयोग ऐसे करने ही होंगे। और एक आईपीएल ने ऐसा पैमाना स्थापित कर दिया है व्यूअरशिप के मामले में। इसी बार आप देखिए 28% दर्शक संख्या बढ़ी है आईपीएल की, और इसे सबसे सफल सत्रों में से एक माना जा रहा है। तो जो दुनिया की बाकी दूसरी लीग हैं उनके लिए भी अभी उसको फॉलो करने के लिए उनको अपने आप में इस तरह के बदलाव जरूर करने होंगे। इन नए नियमों से कप्तानों पर भी दबाव बनेगा कि कैसे वो एग्जीक्यूट करें, कौन से प्लेयर को 12वें 13वें नंबर पे रखें और किसको सब्स्टिट्यूट करें। इसमें आपका जो दिमाग एकदम चुस्त रखना पड़ेगा आपको हर समय, और एकदम अलर्ट रहना पड़ेगा। आप कहीं भी सावधानी हटी, दुर्घटना घटी वाली बात हो जाएगी। तो आप बिल्कुल कप्तानी की असली परीक्षा होगी कि आप किस परिस्थिति में किस तरह से क्या निर्णय ले पाते हैं। तो कई नए आयाम जुड़ेंगे मुझे लगता है, और अगर ये प्रयोग सफल हुआ तो जरूर हमें दुनिया की दूसरी लीगों में भी इस तरीके के बदलाव देखने को मिलेंगे। तो 10 दिसंबर से बिग बैश लीग शुरू हो रहा है और ये देखना बहुत रोचक होने वाला है कि इन 3 नियमों को वहां की टीम्स किस तरीके से एग्जीक्यूट करती है और कौन सी टीम इसका फायदा उठाकर चैंपियनशिप जीतने में सफल होती है। क्रिकेट के बाद बात करते हैं फुटबॉल की। नेशंस लीग फुटबॉल प्रतियोगिता चल रही है। कौन कौन से मुकाबले हुए और किन टीमों को मुकाबले में हार का सामना करना पड़ा, बता रही हैं दीपिका शर्मा। ड्रीस मर्टेंस के फ्री किक पर दागे शानदार गोल की बदौलत बेल्जियम ने इंग्लैंड को 2-0 से हराकर नेशंस लीग फुटबॉल टूर्नामेंट के फाइनल्स की दौड़ से बाहर कर दिया। बेल्जियम ने 10वें मिनट में ही बढ़त बनाई, जब कप्तान यान वर्टोनगेन ने एरिक डायर के कमजोर पास को अपने कब्जे में लेते हुए शानदार मूव बनाया और गेंद रोमेलू लुकाकू को थमाई। लुकाकू ने गेंद को योरी टेलमेंस की ओर बढ़ाया, जिन्होंने गोल दागा। मर्टेंस ने इसके बाद 23वें मिनट में अपना 21वां अंतर्राष्ट्रीय गोल दागते हुए बेल्जियम की 2-0 से जीत सुनिश्चित की। मार्टेंस पिछले 5 साल में फ्री किक पर गोल करने वाले बेल्जियम के पहले खिलाड़ी हैं। उनसे पहले 2015 में केविन डी ब्रुयन ने इजराइल के खिलाफ किया था। अब जब एक दौर का खेल बाकी है, तब बेल्जियम ने ग्रुप 2 में तीसरे स्थान पर चल रहे इंग्लैंड पर 5 अंक की बढ़त बना ली। बेल्जियम की टीम ने हालांकि अभी फाइनल्स के लिए क्वालिफाई नहीं किया। शीर्ष रैंकिंग वाली बेल्जियम की टीम को बुधवार को दूसरे स्थान पर चल रहे डेनमार्क की मेजबानी करनी है और फाइनल्स में जगह बनाने के लिए उसे हार से बचना होगा। डेनमार्क को फाइनल्स में जगह बनाने के लिए ये मुकाबला हर हाल में जीतना होगा, क्योंकि वो अभी बेल्जियम से 2 अंक पीछे है। इटली ने पोलैंड को 2-0 से हराकर अपनी
अपनी स्थिति मजबूत कर ली। इटली के लिए पहले हाफ में जोर्गिनो ने पेनल्टी को गोल में बदला, जबकि टीम के लिए दूसरा गोल दूसरे हाफ में बेरार्डी ने लोरेंगेनसाइन के पास पर गोल दागा। पोलैंड के स्टार फॉरवर्ड रॉबर्ट लेवेंडोव्स्की हालांकि भाग्यशाली रहे, जब एलेसांद्रो बास्तोनी को कोहनी मारने पर उन्हें सिर्फ चेतावनी देकर छोड़ दिया गया। इस लीग में वीडियो असिस्टेंट रेफरी VAR का इस्तेमाल नहीं हो रहा है। पोलैंड की टीम को हालांकि इसके बावजूद मैच में कुछ समय के लिए 10 खिलाड़ियों के साथ खेलना पड़ा, क्योंकि दूसरा पीला कार्ड दिखाए जाने पर जासेफ गोराल्स्की को बाहर कर दिया गया। इटली की टीम ग्रुप 1 में 9 अंक के साथ शीर्ष पर है। नीदरलैंड्स की टीम 8 अंक के साथ दूसरे स्थान पर है। नीदरलैंड्स ने बोस्निया हर्जेगोविना को 3-1 से हराया। पोलैंड की टीम 7 अंक के साथ अब भी दौड़ में बनी हुई है। बोस्निया के 2 अंक हैं। अन्य मैचों में तुर्की ने रूस को 3-2 से, फिनलैंड ने बुल्गारिया को 2-1 से और वेल्स ने रिपब्लिक ऑफ आयरलैंड को 1-0 से पराजित किया। दीपिका शर्मा, स्पोर्ट्स स्कैन। तो गैरेथ साउथगेट की जो इंग्लैंड की टीम है, निराशा हाथ लगी। बिल्कुल निराशा हाथ लगी। अब देखिए, क्लब फुटबॉल से सबका ध्यान जो अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल है उसकी तरफ गया है। अभी नेशंस लीग चल रहा है, इसके साथ वर्ल्ड कप क्वालिफायर्स भी शुरू हो चुके हैं और ऐसे में इंग्लैंड बहुत ही मजबूत उस दृष्टिकोण से नहीं कि उसने खिताब बहुत सारे जीते हैं, एक ही विश्व कप अपने नाम किया, लेकिन लोकप्रिय खिलाड़ी काफी हैं उसमें और ऐसी टीम को बहुत ही निराशाजनक है उसका इतने शुरुआती दौर में उसका इस तरीके से बाहर हो जाना। लेकिन काफी प्रतिस्पर्धी टूर्नामेंट है, काफी कांटे के मुकाबले हैं और यहां पर भी किसी भी गलती की गुंजाइश नहीं है। हर मैच एक तरीके से देखें आप नॉकआउट जैसा ही लगता है कि 2-2 1-1 अंक से टीमें आगे पीछे हैं, बाहर होने का खतरा है। तो इंग्लैंड के फुटबॉल प्रेमियों के लिए निश्चित तौर पर निराशा। अब देखना दिलचस्प होगा कि बेल्जियम की टीम डेनमार्क का किस तरीके से सामना करती है और टीम जो है वो टूर्नामेंट में कितना आगे पहुंच पाती है। अल्जीरिया ने जिम्बाब्वे के साथ 2-2 से ड्रॉ खेलकर कल अफ्रीकन कप ऑफ नेशंस के लिए क्वालिफाई कर लिया। अल्जीरिया ने एंडी डेलोट और रियाद माहरेज की गोल के सहारे बढ़त बनाई, लेकिन उसके बाद जिम्बाब्वे ने अपने घरेलू मैदान पर खेलते हुए शानदार वापसी की। मुसोना और प्रिंस दुबे के गोल की मदद से जिम्बाब्वे ने बराबरी की। अल्जीरिया ने अपने ग्रुप में 3 जीत और 1 ड्रॉ के सहारे अफ्रीकन कप के लिए क्वालिफाई कर लिया। एक अन्य मुकाबले में लिवरपूल के स्ट्राइकर सादियो माने के गोल के सहारे सेनेगल ने भी क्वालिफाई कर लिया है। अफ्रीकन कप ऑफ नेशंस अगले वर्ष मिस्र में खेला जाएगा। दुनिया के नंबर 1 गोल्फ खिलाड़ी डस्टिन जॉनसन ने अंतिम दौर में 4 अंडर 68 के स्कोर के साथ मास्टर्स गोल्फ टूर्नामेंट का खिताब जीत लिया है। जॉनसन का कुल स्कोर 20 अंडर 268 रहा। उन्होंने 1997 में टाइगर वुड्स के बनाए रिकॉर्ड को 2 शॉट से तोड़ा। जॉर्डन स्पिथ ने भी 2015 में इस रिकॉर्ड की बराबरी की थी। जॉनसन ने 5 शॉट से जीत दर्ज की, जो 1997 में वुड्स की रिकॉर्ड 12 शॉट से जीत के बाद सबसे बड़ी जीत है। कोविड-19 महामारी के कारण इस टूर्नामेंट को अप्रैल से स्थगित करके नवंबर में आयोजित किया गया। कैमरन स्मिथ ने अंतिम दौर में 3 अंडर 69 के स्कोर से कुल 15 अंडर का स्कोर बनाया और संयुक्त रूप से दूसरे स्थान पर रहे। नाडा ने पिछले 8 महीने से बंद पड़ी डोप टेस्टिंग का सिलसिला शुरू कर दिया है। इसकी शुरुआत 4 साल का प्रतिबंध पूरा कर टोक्यो ओलंपिक की तैयारियों के लिए सोनीपत में चल रहे शिविर में शामिल पहलवान नरसिंह यादव का सैंपल लेकर की गई है। इनके अलावा ओलंपिक में पदक के दावेदार बजरंग और विनेश समेत 5 पुरुष और लखनऊ में 5 महिला पहलवानों के सैंपल भी लिए गए। सोनीपत में नरसिंह, बजरंग, गौरव बालियान, साजन और हरप्रीत सिंह के, जबकि लखनऊ में विनेश, पिंकी, निर्मला, पूजा ढांडा और सीमा के सैंपल लिए गए। नाडा के राडार पर टोक्यो ओलंपिक की तैयारियों में जुटे एथलीटों के अलावा उसके रजिस्टर्ड टेस्टिंग पूल में शामिल खिलाड़ी रहेंगे। नाडा के महानिदेशक नवीन अग्रवाल ने कहा है कि इस सिलसिले को आगे बढ़ाया जाएगा। कुछ दिन पहले ही नाडा ने डोप टेस्टिंग के लिए अपनी मानक संचालन प्रक्रिया जारी की थी। कैसे देखती हैं इस पहल को? बहुत जरूरी था, इंतजार ही हो रहा था इस बात का कि नाडा कब से अपना काम शुरू करती है, क्योंकि टोक्यो ओलंपिक में अब ज्यादा समय रह नहीं गया है। काउंटडाउन ऑलरेडी चल रहा है, उसका शुरू हो चुका है। तो तैयारियों के साथ साथ ये भी जरूरी है कि हम एक स्वच्छ क्लीन कॉन्टिजेंट लेकर जाए वहां पर, और उसके लिए पूरी एक प्रक्रिया होती है जिसका पालन करना जरूरी है। तो उस प्रक्रिया की मुझे लगता है शुरुआत जल्दी से जल्दी करना जरूरी था और नाडा ने ये महत्वपूर्ण कदम उठाया।
मोना जी, आपने ओलंपिक की बात की तो अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति के अध्यक्ष थॉमस बाक का मानना है कि अगले साल होने वाले टोक्यो ओलंपिक को सुरक्षा पूर्वक आयोजित कराया जा सकता है और इसमें कुछ खास तरीके से दर्शकों को भी प्रवेश दिया जा सकता है। बाक टोक्यो ओलंपिक खेलों की तैयारियों का जायजा लेने के लिए इस समय अपने 4 दिवसीय जापान दौरे पर हैं। बहुत संक्षेप में ये सकारात्मक? बिल्कुल सकारात्मक है। देखिए, हाल ही में टोक्यो में जिम्नास्टिक की इंटरनेशनल चैंपियनशिप हुई है और वहां पर काफी सफल रहा है उसका आयोजन, और जिस तरीके से कोरोना वैक्सीन के आने की बातें हो रही है तो मुझे लगता है दर्शकों के लिए ये शुभ संकेत है। बहुत ही शुभ संकेत है। अब कार्यक्रम में समय नहीं है कि आपसे किसी और खबर पर चर्चा की जा सके। स्पोर्ट्स कैन से जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। शुक्रिया। स्पोर्ट्स कैन का आज का अंक यहीं समाप्त होता है। पूरी टीम को दीजिए अनुमति। नमस्कार।